हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा बंसल, सहायक आचार्य EAFM राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर से। स्वागत है आप सबका ज्ञान दो कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे मुद्रा और बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत धातु मुद्रा और पत्र मुद्रा के बारे में। पिछले वीडियो में हम मुद्रा के बारे में बात कर चुके हैं। धातु मुद्रा क्या होती है और पत्र मुद्रा क्या होती है, इसके बारे में बात करते हुए आगे बढ़ते हैं हम। आज के वीडियो में हम देखेंगे धातु मुद्रा का अर्थ, धातु मुद्रा के प्रकार, धातु मुद्रा के गुण और धातु मुद्रा के दोषों के बारे में हम बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे पत्र मुद्रा के बारे में। पत्र मुद्रा का अर्थ, पत्र मुद्रा के प्रकार, पत्र मुद्रा के गुण और पत्र मुद्रा के दोषों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं धातु मुद्रा से। सबसे पहले हम बात करते हैं धातु मुद्रा क्या होती है। देखिए, धातु मुद्रा क्या होती है, कोई भी मुद्रा जो किसी धातु की बनी हो। जब मुद्रा किसी भी धातु की बनी है, वो धातु कोई भी हो सकती है, सोना हो, चांदी हो या अन्य कोई धातु हो सकती है, तांबा, निकल, इस प्रकार से अलग अलग कोई भी धातु हो, मेटल हो किसी भी प्रकार का, तो इस मेटल से बनी हुई मुद्रा धातु मुद्रा कहलाती है। तो आइए देखते हैं हम इसमें। यह वह मुद्रा होती है जो किसी न किसी धातु की बनी होती है, जैसे सोना, चांदी, तांबा, पीतल, जस्ता और एल्यूमिनियम आदि। और जब धातु मुद्रा को हम डिवाइड करें, इसके टाइप्स के बारे में बात करें, प्रकार के बारे में बात करें, तो धातु मुद्रा को 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। 3 प्रकार की धातु मुद्रा होती है। पहली है प्रामाणिक या मानक मुद्रा, दूसरी सांकेतिक मुद्रा और तीसरी है गौण या सहायक मुद्रा। तो इस प्रकार से 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। अब इन तीनों पार्ट्स के बारे में हम देखेंगे, तीनों मुद्राएं कौन कौन सी हैं। प्रामाणिक मुद्रा क्या होती है, सांकेतिक मुद्रा क्या है या गौण मुद्रा क्या होती है, इस बारे में हम बात करते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले प्रामाणिक या मानक मुद्रा के बारे में। तो प्रामाणिक या मानक मुद्रा यह देश की प्रधान मुद्रा होती है, जिसमें शुद्ध धात्विक मात्रा विधान द्वारा इस प्रकार निर्धारित होती है कि इसका आंतरिक और बाह्य मूल्य बराबर होता है तथा यह असीमित विधिग्राह्य मुद्रा मानी जाती है। देखिए, जो प्रामाणिक मुद्रा है ये किसी भी देश की प्रधान मुद्रा होती है। इसमें इसका आंतरिक और बाह्य मूल्य दोनों बराबर होता है और ये असीमित विधिग्राह्य है। इसको कितनी भी मात्रा में स्वीकार करना किसी व्यक्ति के लिए आवश्यक है। देश की प्रधान मुद्रा के रूप में होती है, सोने या चांदी की बनी होगी और इसकी ढलाई स्वतंत्र और निःशुल्क होती है। तो इस प्रकार से प्रामाणिक मुद्रा देश की प्रधान मुद्रा के रूप में चलन में रहती है। नेक्स्ट देखते हैं हम सांकेतिक मुद्रा। सांकेतिक मुद्रा क्या होती है। किसी भी देश में देखिए, जरूरी नहीं है कि हर देश में सोने और चांदी के भंडार हों। तो जब देश के पास इस प्रकार से कोषों का अभाव हो, स्वर्ण और रजत कोष पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो, तो ऐसी सिचुएशन में उस देश के द्वारा सांकेतिक सिक्के जारी कर दिए जाते हैं। और साथ में आप देखिए, स्वर्ण और रजत कोष के सिक्के, स्वर्ण और रजत के सिक्के जारी करना वर्तमान समय में उपयुक्त भी नहीं है। तो प्रधान मुद्रा के साथ में छोटे भुगतानों के लिए बहुत बार किसी भी देश द्वारा छोटे सिक्के चलन में कर दिए जाते हैं, जो कम मूल्य की धातु के होते हैं। वो क्या कहलाती है, सहायक मुद्रा। तो यहाँ पर हम सहायक या सांकेतिक मुद्रा। यहाँ पर देखिए, जब देश के अपर्याप्त धात्विक कोषों के कारण ऐसी मुद्राओं का प्रचलन होता है जिनका आंतरिक मूल्य अंकित मूल्य से कम होता है तथा देश में गौण मुद्रा के समान चलती है, तो उसे सांकेतिक मुद्रा कहा जाता है। यह मुद्रा सीमित विधिग्राह्य होती है तथा मानक मुद्रा के सहायक के रूप में उपयोग में ली जाती है। यहाँ आप देखिए, सांकेतिक मुद्रा तो सबसे पहले तो ये देश की प्रधान मुद्रा के साथ सहायक मुद्रा के रूप में काम में ली जाती है और प्रधान मुद्रा नहीं होती। इसका आंतरिक मूल्य अंकित मूल्य से इसका आंतरिक मूल्य और अंकित मूल्य दोनों एक समान नहीं होता। आंतरिक मूल्य अंकित मूल्य से कम रहता है, इसलिए इसे सांकेतिक मुद्रा कहा जाता है। साथ में इसमें एक सबसे बड़ा गुण होता है ये सीमित विधिग्राह्यता।
यानी कि एक सीमित मात्रा में स्वीकार करने के लिए ही किसी भी व्यक्ति को बाध्य किया जा सकता है। तो इस प्रकार से सीमित विधिग्राह्यता का गुण इसमें उपलब्ध होता है, इसमें पाया जाता है और सहायक मानक मुद्रा के सहायक के रूप में ये काम करती है। साथ ही एक बात और है, इसकी एक विशेषता ये भी है कि इसकी ढलाई स्वतंत्र नहीं होती, इसकी ढलाई सरकार के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है गौण मुद्रा। गौण मुद्रा की बात करें तो जब छोटे छोटे भुगतान करने हैं, फुटकर भुगतानों के लिए इस प्रकार की मुद्रा का चलन किया जाता है। यह मुद्रा छोटे छोटे फुटकर भुगतानों के निपटारे में सहायक होती है, हल्की धातु की बनाई जाती है तथा इसकी ढलाई सरकार के नियंत्रण में होती है और सीमित विधिग्राह्य होती है। तो इस प्रकार से गौण मुद्रा भी प्रधान मुद्रा के साथ छोटे भुगतानों के लिए चलन में रहती है। छोटे भुगतान इसके माध्यम से किए जाते हैं, इसकी ढलाई स्वतंत्र नहीं होती, सरकार का नियंत्रण रहता है ढलाई पर और सीमित मात्रा में ही इसके अंतर्गत भुगतान स्वीकार किया जा सकता है। तो ये इसका मुख्य विशेषता है। तो ये धातु मुद्रा के प्रकार यहाँ हमने देखे। नेक्स्ट देखते हैं धातु मुद्रा के प्रकार के पश्चात धातु मुद्रा के गुण। देखिए, धातु मुद्रा जब चलन में होती है तो उसमें कुछ गुण पाए जाते हैं। उसके क्या गुण रहते हैं, क्या उसके एडवांटेज हैं, देखिए आप। सबसे पहला एडवांटेज है जन विश्वास। जनता का विश्वास बना रहता है क्योंकि धातुओं के मूल्य में मुद्रा का आंतरिक मूल्य और बाह्य मूल्य बराबर होता है और जब आंतरिक मूल्य और बाह्य मूल्य बराबर होगा तो जनता का पूर्ण रूप से उस मुद्रा में विश्वास बना रहेगा। तो इस प्रकार से जन विश्वास का गुण इस धातु मुद्रा के अंतर्गत पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए मूल्य स्थायित्व। धातु मुद्रा के मूल्य में उतार चढ़ाव बहुत अधिक नहीं होते क्योंकि धातुओं की पूर्ति और मूल्यों में सापेक्षिक स्थायित्व रहता है। देखिए, चूँकि धातुओं के मूल्यों में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होते, धातुओं की पूर्ति स्थायी रहती है, उसमें पूर्ति को बहुत ज़्यादा बढ़ाया नहीं जा सकता। तो इस प्रकार से धातु के मूल्यों मुद्रा के मूल्य में भी बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होते और धातु मुद्रा के मूल्य लगातार स्थायी बने रहते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं आते। तो इस प्रकार से एक स्थायित्व का, स्टेबिलिटी का गुण भी इनमें पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए मुद्रा प्रसार का भय नहीं। देखिए, मुद्रा प्रसार की स्थिति कब उत्पन्न होती है अर्थव्यवस्था में? जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाए, मुद्रा की पूर्ति बहुत अधिक बढ़ जाए, ऐसी सिचुएशन में देश में मुद्रा प्रसार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। चूँकि मुद्रा की मात्रा बढ़ गई है तो लोगों की आय बढ़ेगी, उनकी मांग बढ़ेगी और वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगेंगी। तो इस प्रकार से धातु मुद्रा के अंतर्गत मुद्रा की पूर्ति नहीं बढ़ाई जा सकती एकदम से। जब तक बहुत अधिक मात्रा में धातु उपलब्ध नहीं हो तब तक मुद्रा का निर्गमन नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से जब बहुत अधिक मात्रा में मुद्रा का निर्गमन नहीं होगा तो मुद्रा प्रसार जैसी स्थिति भी अर्थव्यवस्था में उत्पन्न नहीं हो पाती। तो धातु मुद्रा के अंतर्गत मुद्रा प्रसार का भय नहीं रहता या बहुत ही कम रहता है। नेक्स्ट गुण देखिए, धातुओं को मुद्रा के लिए बार बार प्रयोग किया जा सकता है। देखिए, पुराने सिक्के घिस जाने पर उन्हें गलाकर नए सिक्के ढाले जा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सबसे बड़ा गुण पाया जाता है धातु मुद्रा में कि जो सिक्के घिस गए हैं किसी भी तरह से तो उनको गलाकर नई मुद्रा ढाली जा सकती है। तो बार बार उन धातुओं से हम मुद्रा बना सकते हैं। तो इस प्रकार से धातुओं को बार बार मुद्रा के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए अविनाशिता, यानी कि अविनाशिता का मतलब है जिसका विनाश नहीं हो, उसे कहते हैं अविनाशिता। तो यहाँ पर धातु मुद्रा ऐसे हैं, कॉइन्स आप देख लीजिए, चाहे आप बारिश में रख दीजिए, धूप में रख दीजिए, गलेंगे नहीं, खराब नहीं होंगे। तो यही गुण इनमें पाया जाता है। धातु मुद्रा वर्षा, गर्मी, जल, अग्नि तथा समय के कारण ना तो जलती है और ना ही गलती है और घिसती भी धीरे धीरे है। आप देखिए, आज भी बहुत बार हम सुनते हैं खुदाई के दौरान पुराने सिक्के मिले। क्या है, इतने वर्षों तक दबे रहने के बाद भी उन धातुओं का कुछ नहीं हुआ, उन धातुओं पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ और वो जैसे के तैसे हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से अविनाशिता का गुण धातु मुद्रा में देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखिए
संग्रह करना अपेक्षाकृत सरल है, क्योंकि धातुएं महंगी है तो उन्हें आसानी से संग्रह किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये सारे गुण हमने देखे धातु मुद्रा में। अब देखते हैं धातु मुद्रा में चूँकि कुछ गुण हैं तो कुछ अवगुण भी, कुछ दोष भी इन मुद्रा में पाए जाते हैं। क्या क्या दोष इनमें उपस्थित होते हैं वो देखते हैं हम। धातु मुद्रा के दोष। सबसे पहला दोष है धातु मुद्रा की प्रणाली बहुत ज़्यादा खर्चीली प्रणाली है, क्योंकि सिक्के वास्तविक धातु के बनाए जाते हैं तो इतनी धातुएं उपलब्ध करने के लिए, प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक पैसा चाहिए होता है, बहुत अधिक मात्रा में खर्चा होता है। तो ये बहुत ही खर्चीली प्रणाली है। साथ ही भुगतान में कठिनाई रहती है। हम सभी जानते हैं कि धातुओं के सिक्के जब हमारे पास होते हैं तो उनसे किस प्रकार से भुगतान में कठिनाई हमारे सामने उपस्थित हो जाती है। उनको गिनने में या उनको खोटा खरा जांचने में बहुत अधिक कठिनाई आती है। नेक्स्ट देखिए, कम लोचदार पूर्ति। मुद्रा की पूर्ति में धातुओं की मात्रा में परिवर्तन किए बिना कमी वृद्धि संभव नहीं हो पाती। तो धातु मुद्रा की पूर्ति लोचदार नहीं होती, कम लोचदार होती है। धातु मुद्रा की पूर्ति तब तक नहीं बढ़ाई जा सकती जब तक कि धातुओं की पर्याप्त मात्रा हमारे पास उपलब्ध नहीं हो, और धातुओं की पूर्ति एकाएक नहीं बढ़ाई जा सकती। इसलिए इसमें इस प्रणाली में लोच का अभाव पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, वहनीयता कम होती है। वहनीयता यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना ले जाना। आप देखिए, जब कॉइन्स की थैली हमारे पास है, मान लीजिए 1000 रुपये के कॉइन है हमारे पास, तो उनको कहीं पर भी आसानी से हम ले जा नहीं सकते। जबकि अगर 1000 रुपये की पत्र मुद्रा हमारे पास है, 500 के नोट है या कोई भी नोट है हमारे पास, तो उसको आसानी से ले जाया जा सकता है। जेब में रख के आप ले जाएंगे, पॉकेट में रख लिया, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन 1000 के कॉइन आसानी से सबको पता चलेगा कि इसके पास कुछ है। तो इस प्रकार से इसमें वहनीयता का गुण नहीं पाया जाता, इसकी वहनीयता कम होती है। सिक्कों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना पत्र मुद्रा की अपेक्षा बहुत ही कठिन होता है। नेक्स्ट देखिए, संग्रह एवं सुरक्षा असुविधापूर्ण होती है, क्योंकि धातु मुद्रा अपेक्षाकृत अधिक स्थान घेरती है। अब देखिए, यही बात यहाँ पर मैं कहती हूँ, इसको संग्रह करना कितना कठिन है। 1000 रुपये की कॉइन्स, 1000 रुपये यदि आपको चाहिए तो उनको संग्रह करने में आपको बहुत सारा स्थान चाहिए, बहुत सारा वजन उसमें हो जाएगा। जबकि 1000 रुपये के नोट हैं आपके पास, 1000 का नोट चलन में नहीं है, कहने का तात्पर्य है 1000 रुपये आपको संग्रह करने हैं, तो 1000 रुपये के जितने भी नोट आए आप संग्रह करना चाहें उन्हें आप कहीं पे भी रख दीजिए, आसानी से किसी को पता नहीं चलेगा, उन्हें बहुत इजीली संग्रह किया जा सकता है। तो इस प्रकार, और उनकी सुरक्षा भी बनी रहती है, क्योंकि पता नहीं है किसके पास कितने रुपए हैं, ये पता लगाना पत्र मुद्रा के रूप में आसान नहीं होता। आगे देखिए आप, ये थे धातु मुद्रा के दोष। तो यहाँ तक हमने देखा धातु मुद्रा क्या है, धातु मुद्रा के प्रकार कौन कौन से हैं, धातु मुद्रा के गुण कौन से हैं, और धातु मुद्रा में क्या दोष पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पत्र मुद्रा के बारे में। तो आइए पत्र मुद्रा के बारे में बात करते हैं। पत्र मुद्रा के गुण देखिए, गुण पढ़ लेते हैं, अर्थ पीछे चला गया है, पहले अर्थ देख लेते हैं हम। पत्र मुद्रा का अर्थ देखिए, पत्र मुद्रा के अर्थ के बारे में हम बात करें तो पत्र मुद्रा से अभिप्राय उस मुद्रा से है जो कागजी नोटों के रूप में विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापक और भुगतानों के आधार में वैधानिक मान्यता प्राप्त होती है। पत्र मुद्रा एक विशेष किस्म के कागज पर लिखा हुआ एक प्रतिज्ञा पत्र होता है, जिसमें निर्गमन अधिकारी या सरकार धारक को उसमें अंकित राशि के भुगतान का वादा करती है। यह सरकार द्वारा निर्गमित की जाती है। पत्र मुद्रा क्या है? एक विशेष किस्म के कागज पर निर्गमित की गई मुद्रा है, जिसमें सरकार धारक को सरकार के द्वारा निर्गमित की जाती है, और जिसमें निर्गमन अधिकारी एक प्रतिज्ञा करता है कि उसमें अंकित राशि वो निश्चित समय पर मांगने पर भुगतान के लिए प्रतिज्ञा करता है। तो इस प्रकार से पत्र मुद्रा कागज की बनी हुई मुद्रा होती है। इसके प्रकार के बारे में हम बात करें तो पत्र मुद्रा के 4 प्रकार हैं: प्रतिनिधि पत्र मुद्रा, परिवर्तनशील पत्र मुद्रा, अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा और प्रादिष्ट मुद्रा।
देखिए यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूँगी पत्र मुद्रा के बारे में। हमारे देश में जो कागज़ के कागजी नोट चलन में है, 2 रुपये से लेके 2000 रुपये तक के नोट, ये सारे बैंक नोट कहलाते हैं। आरबीआई द्वारा जारी किए जाते हैं और इस पर एक प्रतिज्ञा का उल्लेख होता है, जिसमें गवर्नर द्वारा ये प्रतिज्ञा की जाती है, आरबीआई के गवर्नर द्वारा, कि मैं धारक को इतने रुपए, जो भी अंकित का जितने रुपए का वो नोट है उतने रुपए भुगतान करने का वचन देता हूँ। यहाँ पर देखिए 1 रुपये का नोट चूँकि वित्त विभाग द्वारा जारी किया जाता है भारत सरकार के, और उस पर किसी प्रकार की प्रतिज्ञा नहीं होती, इसलिए उसे करेंसी नोट कहा जाता है। और बाकी सारे 2 रुपये से लेके अन्य जितने भी नोट हैं उन सबको बैंक नोट कहा जाता है। बात करते हैं यहाँ पर पत्र मुद्रा के प्रकार पे थे हम, तो पहला प्रकार पढ़ते हैं प्रतिनिधि पत्र मुद्रा। आइए देखते हैं प्रतिनिधि पत्र मुद्रा क्या होती है। प्रतिनिधि पत्र मुद्रा वह पत्र मुद्रा जिसके निर्गमन के पीछे 100% सोने या चांदी के रक्षित कोष रखे जाते हैं, ऐसी मुद्रा को प्रतिनिधि पत्र मुद्रा कहा जाता है। सबसे पहले देखिए, प्रतिनिधि पत्र मुद्रा ऐसी मुद्रा होगी जिसके निर्गमन के पीछे 100% कोष रखे जाएंगे, यानी कि मुद्रा तो कागज की है लेकिन उसके पीछे 100% सोने या चांदी के कोष रखे जाएंगे और सरकार उन्हें स्वर्ण या रजत में बदलने का उत्तरदायित्व लेती है। इस पत्र मुद्रा को चेंज करने का उत्तरदायित्व सरकार लेती है कि किसी भी समय उसे आप सोने या चांदी में परिवर्तन करवा सकते हैं। प्रतिनिधि पत्र मुद्रा में चूंकि स्वर्ण 100% कोष रखे जाते हैं सोने या चांदी के रूप में, तो आप देखिए जब इस प्रकार से 100% कोष किसी भी मुद्रा में होंगे और सरकार उनको किसी भी समय धातु में परिवर्तन की गारंटी देगी, सोने या चांदी में परिवर्तन की गारंटी देगी, तो उसमें जनता का विश्वास बना रहेगा और साथ ही बहुमूल्य धातुओं की घिसावट नहीं होगी। चूँकि जो धातुएं हैं वो कोष के रूप में रिजर्व फंड के रूप में पड़ी है, तो चलन में नहीं होने के कारण उनकी घिसावट नहीं होती। साथ ही परिवर्तनशीलता का गुण इसमें सबसे बड़ा पाया जाता है, जनता का विश्वास इसमें बना रहता है और एक सबसे बड़ा गुण है मुद्रास्फीति का भय नहीं रहता। सरकार जितनी मात्रा में चाहे मुद्रा का निर्गमन नहीं कर सकती, तब तक नहीं कर सकती जब तक उसके पास स्वर्ण और रजत के कोष उपलब्ध नहीं हो। तो इस प्रकार से इस मुद्रा में मुद्रास्फीति का भय नहीं रहता। इस प्रकार की मुद्रा में मुद्रास्फीति का भय किसी भी प्रकार से नहीं होता। ये पढ़ी हमने सबसे पहले प्रतिनिधि पत्र मुद्रा। सेकंड देखिए परिवर्तनशील पत्र मुद्रा। परिवर्तनशील पत्र मुद्रा क्या होती है? यह वह पत्र मुद्रा है जिसको निर्गमन अधिकारी मांग पर स्वर्ण या रजत अथवा देश की प्रधान मुद्रा में परिवर्तन करने की गारंटी देता है। इस प्रकार पत्र मुद्रा निर्गमन के पीछे 100% स्वर्ण या रजत कोष नहीं रखे जाते, वरन बैंकिंग आधार पर कुछ प्रतिशत कोष ही रखे जाते हैं। यानी कि जब मुद्रा के निर्गमन के पीछे 100% कोष नहीं रखे जाए, कुछ मात्रा में ही कोष रखे जाएं उसके अनुपात के आधार पर, तो इसे कहते हैं परिवर्तनशील पत्र मुद्रा। और मांगने पर मुद्रा अधिकारी इसे स्वर्ण या रजत में परिवर्तन की गारंटी देता है, तो ऐसी मुद्रा कहलाती है परिवर्तनशील पत्र मुद्रा। और परिवर्तनशील पत्र मुद्रा की यदि हम बात करें तो ऐसी मुद्रा में परिवर्तनशीलता का गुण पाया जाता है, जनता का विश्वास बना रहता है क्योंकि कुछ मात्रा में कोष हमेशा रिजर्व में रखे जाते हैं और साथ में बहुमूल्य धातुओं की घिसावट नहीं होती, उनकी बचत हो जाती है। मुद्रा प्रसार का भय नहीं रहता है क्योंकि कुछ मात्रा में कोष हमें रखने पड़ते हैं, रिजर्व में रखने पड़ते हैं मुद्रा अधिकारी को, तो इस प्रकार से मुद्रास्फीति का भय भी इसमें नहीं रहता। ये हमने देखी परिवर्तनशील पत्र मुद्रा। नेक्स्ट देखते हैं अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा। अपरिवर्तनशील का मतलब है जिसको किसी भी प्रकार की धातुओं में परिवर्तन की गारंटी सरकार नहीं देती है, तो वो मुद्रा क्या कहलाती है? अपरिवर्तनशील। देखिए इसमें वह पत्र मुद्रा जिसके बदले में सरकार या नोट निर्गमन अधिकारी ने सिक्के अथवा बहुमूल्य धातु देने की कोई गारंटी नहीं दी है और ना ही वह कानूनन ऐसा करने को बाध्य ही है, तो ऐसी पत्र मुद्रा को
परिवर्तनशील पत्र मुद्रा कहा जाता है। ऐसी मुद्रा का प्रचलन केवल सरकार की साख पर होता है। देखिए, ऐसी मुद्रा अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा के पीछे सरकार किसी भी प्रकार का कोई कोष नहीं रखती, सिर्फ सरकार की साख पर निर्भर है, सरकार पर जनता के विश्वास पर निर्भर है इस मुद्रा का चलन। जब तक सरकार में जनता का विश्वास है, इस मुद्रा का चलन आसानी से रहता है। सरकार कानूनन किसी को भी ये अधिकार नहीं देती कि वो मुद्रा को कोष में परिवर्तित करवा सकती है। वर्तमान में विश्व के प्रायः सभी राष्ट्रों में इसी प्रकार की अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा ही चलन में है। हमारे देश की बात करें, भारत में भी अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा ही चलन में है। हमारे देश में न्यूनतम कोष पद्धति के आधार पर 200 करोड़ रुपए की प्रतिभूतियां और स्वर्ण, 200 करोड़ रुपए का कोष, जिसमें 115 करोड़ रुपए का स्वर्ण और 85 करोड़ रुपए की प्रतिभूतियां रखकर सरकार द्वारा कितनी भी मात्रा में मुद्रा का निर्गमन किया जा सकता है। तो हमारे देश में भी अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा ही चलन में है। नेक्स्ट देखिए, प्रादिष्ट मुद्रा, फिएट मनी इसको कहा जाता है। प्रादिष्ट मुद्रा जब किसी देश में युद्ध, राजनीतिक अथवा आर्थिक संकट के समय सरकार अपने व्यय में अप्रत्याशित वृद्धि के कारण बिना किसी धात्विक कोष के पत्र मुद्रा का निर्गमन कर व्यय का भार उठाती है, तो ऐसी मुद्रा को प्रादिष्ट मुद्रा कहा जाता है। और प्रादिष्ट मुद्रा प्रायः संकट काल में प्रचलित मुद्रा होती है। चूँकि जब देश में राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो जाए या युद्ध जैसे या कोई आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाए, युद्ध जैसी कोई परिस्थिति उत्पन्न हो जाए, तो ऐसे समय में सरकार को बहुत अधिक मात्रा में मुद्रा की आवश्यकता होती है उन परिस्थितियों से निपटने के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में सरकार द्वारा बिना किसी कोष के डायरेक्ट पत्र मुद्रा का निर्गमन किया जाता है, तो उसे कहते हैं प्रादिष्ट मुद्रा। चूँकि संकट काल में ये उपयोगी है, इसीलिए इसे संकटकालीन मुद्रा भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये हमने देखा पत्र मुद्रा की क्या क्या प्रकार हैं। अब हम देखते हैं पत्र मुद्रा के गुण और दोषों के बारे में हम बात करते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं पत्र मुद्रा के गुण। पत्र मुद्रा के गुणों की यदि बात करें तो सबसे पहले गुण है इसमें बहुमूल्य धातुओं की बचत होती है, क्योंकि कागजी नोट मुद्रा के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। जब कागजी नोट चलन में रहेंगे तो केवल कागज ही खराब होगा, बहुमूल्य धातुओं में किसी प्रकार की कोई घिसावट नहीं होगी, वो बहुमूल्य धातुएं हमारी बच जाएगी। तो बहुमूल्य धातुओं की बचत हो जाती है। और इसमें भी यदि अपरिवर्तनशील प्रणाली उपयोग में ली गई है तो किसी भी प्रकार की बहुमूल्य धातु रखने की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट देखिए, मितव्ययितापूर्ण पत्र मुद्रा अच्छा, सरल और सस्ता साधन है। घिसावट का डर नहीं होता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना सुगम होता है और कम खर्चीला होता है। तो इस प्रकार से ये बहुत ही मितव्ययितापूर्ण है। इसमें ना तो मुद्रा के निर्गमन में बहुत सारा पैसा लगता है और ना ही उसके चलन में पैसा लग रहा है, ना धातुओं की घिसावट होती है। तो इस प्रकार से ये प्रणाली कुछ हद तक हमारे लिए मितव्ययितापूर्ण रहती है। नेक्स्ट गुण देखते हैं हम, लोचदार मुद्रा प्रणाली है, क्योंकि मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि बिना स्वर्ण और रजत कोषों में वृद्धि के संभव हो जाती है। देखिए, सबसे ज़्यादा जो फ्लैक्सिबिलिटी है वो इसी प्रणाली में पाई जाती है। कारण क्या है कि कितनी भी मात्रा में मुद्रा का निर्गमन कर सकते हैं, जैसे आवश्यकता है वैसे ही सरकार मुद्रा का निर्गमन कर सकती है। उसे बहुत सारी आनुपातिक रूप से या अन्य मात्रा में स्वर्ण और रजत कोष रखने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए सबसे ज़्यादा फ्लैक्सिबिलिटी इसी प्रणाली में पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, भुगतान में सरलता रहती है, क्योंकि पत्र मुद्रा बहुत हल्की मुद्रा होती है और गिनना भी सरल है। बहुत आप देखिए, आपकी जेब में नोट पड़ा है, किसी को पता नहीं चलेगा। इसकी जगह 10 नोट पड़े हैं तब भी किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन 10 सिक्के पड़े हैं तो आसानी से सबको पता चल जाएगा कि इनके पास सिक्के हैं, पैसा है। तो यहाँ पर देखिए, उनको ले जाना इजी है, पत्र मुद्रा को कहीं पर भी भुगतान करना इजी है। बड़ी मात्रा में भुगतान करना है तो 2000 रुपये का नोट दिया, अपने आसानी से भुगतान हो गया, इतना बड़ा। यहाँ पर तो इस तरह से भुगतान करना इजी हो गया, गिनना सरल है, बहुत हल्की होती है, इसलिए आसानी से कैरी उसको हम कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, सरकारी व्यय और घाटे की पूर्ति में सरलता होती है,
क्योंकि सरकार नोट निर्गमन कर अपने व्यय के साधन जुटा लेती है। चूँकि पत्र मुद्रा का निर्गमन करना सरकार के लिए इजी है, सरकार आसानी से पत्र मुद्रा का निर्गमन कर सकती है, क्योंकि पत्र मुद्रा के निर्गमन के पीछे 100% कोष रखने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए विकासशील देशों में सरकार को जब बहुत अधिक मात्रा में विकास के लिए पैसे की आवश्यकता होती है तो वो पत्र मुद्रा का निर्गमन करती है। देश का जब आर्थिक विकास करना हो तो बिना मुद्रा के आर्थिक विकास संभव नहीं है, और विकास कार्यों के लिए पैसे के जब चाहिए, सरकार हीनार्थ प्रबंधन द्वारा नई मुद्रा का निर्गमन कर सकती है और इस प्रकार से अपने व्ययों की पूर्ति कर सकती है, अपने बजट घाटे की पूर्ति कर सकती है, नए नोटों का निर्गमन आसानी से कर सकती है। तो ये सारे गुण हमने देखे पत्र मुद्रा में विद्यमान रहते हैं। अब पत्र मुद्रा के कुछ दोष भी हम देख लेते हैं। पत्र मुद्रा के अवगुण, सबसे बड़ा अवगुण है कि चूंकि पत्र मुद्रा के पीछे किसी प्रकार का कोष नहीं रखा जाता, धात्विक कोष, तो जितनी मात्रा में चाहे सरकार उसका निर्गमन कर सकती है, और ऐसी सिचुएशन में देश में मुद्रा प्रसार का भय हमेशा बना रहता है। मुद्रा प्रसार का भय बना रहेगा, धात्विक कोषों की आवश्यकता नहीं है, सरकार जब चाहे मुद्रा का निर्गमन करेगी और मार्केट में मुद्रा की पूर्ति बढ़ते ही मुद्रा प्रसार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ये इसका सबसे बड़ा अवगुण है, मुद्रा प्रसार की स्थिति उत्पन्न होना। नेक्स्ट देखिए, चलन क्षेत्र सीमित होता है क्योंकि विदेशों में इसे स्वीकार नहीं किया जाता। देखिए, पत्र मुद्रा देश की आंतरिक सीमाओं तक ही स्वीकारनीय है, देश के सीमाओं के बाहर पत्र मुद्रा को स्वीकार नहीं किया जाता। कारण क्या है कि उसमें जनता का विश्वास नहीं है, विदेशी उसे स्वीकार नहीं करेंगे। जबकि यदि धातु के सिक्के हैं, सोने या चांदी के, तो वो कहीं पर भी उससे पेमेंट किया जा सकता है। तो यहाँ पर चलन क्षेत्र इसका सीमित हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, पत्र मुद्रा नाशवान होती है क्योंकि कागज के नोटों का गलने, फटने, जलने आदि का सदा भय बना रहता है। कागज के नोट हमेशा जलने का भय रहता है, फटने का भय रहता है, पानी आ जाए बारिश में भीगते ही गलने का भय बना रहता है। तो इस प्रकार से नाशवान होती है। सरकारी फिजूल खर्ची को प्रोत्साहन मिलता है क्योंकि सरकार अपने व्यय की पूर्ति आवश्यकता अनुसार नोट छापकर कर लेती है। सरकारी फिजूल खर्ची बढ़ जाती है क्योंकि सरकार को नए नोट निकालने के लिए किसी भी प्रकार के कोषों की व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार जब चाहे तब नए नोट निकाल लेती है। तो इस प्रकार से फिजूल खर्ची को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट देखिए, पत्र मुद्रा के कारण मूल्यों में भारी उतार चढ़ाव होते रहते हैं क्योंकि मुद्रा की पूर्ति में आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है। चूँकि नए नोट आसानी से निर्गमित किए जा सकते हैं, मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है, और जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी मार्केट में, लोगों की आय बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी, इसका इफेक्ट होगा कि कीमतों में वृद्धि होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसके कारण मूल्यों में लगातार उतार चढ़ाव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, सट्टा प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पत्र मुद्रा के कारण व्यापार चक्रों की उत्पत्ति होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में चूंकि मुद्रा के मूल्यों में उतार चढ़ाव होता है, इसलिए सट्टा प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है, सट्टे की क्रियाएं उत्पन्न हो जाती है और व्यापार चक्रों की उत्पत्ति को प्रोत्साहन मिलता है। नेक्स्ट देखिए, जनता का विश्वास कम होता है क्योंकि पत्र मुद्रा का कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता। पत्र मुद्रा का कोई भी आंतरिक मूल्य नहीं होता, इसलिए जनता का उसमें विश्वास कम रहता है। आप देखें इसका अच्छे से एग्जाम्पल, पुराने वाले जो 500 और 1000 के नोट बंद किए गए थे, आज किसी के पास पड़े हैं तो उसके कोई मूल्य नहीं है। वो मार्केट में कहीं पड़ा हुआ मिल जाए रास्ते में, तब भी उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई नहीं उठाएगा उसको। कारण क्या है? उनका कोई आंतरिक मूल्य अपना है ही नहीं, उस कागज़ का कोई क्या करेगा और उससे वस्तुएं खरीद नहीं सकते। तो पत्र मुद्रा का आंतरिक कोई मूल्य नहीं होता, इसलिए उसमें जन विश्वास कम रहता है। तो इस प्रकार से ये हमने देखे पत्र मुद्रा के गुण, अवगुण, अर्थ और प्रकार। तो आज का अपना ये जो टॉपिक है यहीं समाप्त करती हूँ। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। और वियर मास्क, कोरोना के प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखें, आप सरकारी प्रोटोकॉल का ध्यान रखें और मास्क पहनकर ही कहीं निकलें। इस प्रकार से आप लोग अपना सहयोग प्रदान करें। थैंक यू वेरी मच।